प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने ऋतुकाल को पढ़ना प्रारंभ किया। ऋतुकाल नाम क्यों रखा गया, ऋतुकाल के विभिन्न नाम क्या क्या थे, ऋतुकाल के प्रवर्तक कौन थे, ये सब बातें हमने पिछली कक्षा में जानी। आज की कक्षा में हम जानते हैं कि जो ऋतुकालीन साहित्य लिखा गया उसकी क्या विशेषताएं रही, प्रवृत्तियां क्या थी, साहित्य में कौन कौन सी विशेष बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। तो आज हम ऋतुकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, ऋतुकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में यदि हम पहली प्रवृत्ति देखें जो कि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति थी, वो था काव्यांग निरूपण। ऋतु शब्द का अर्थ ही यही है, लक्षण ग्रंथ या काव्यांग निरूपक ग्रंथ, और ये इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रही। क्योंकि इस काल में जो कवि हैं वो काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए एवं चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए ऋतु ग्रंथ लिखते थे। उस वक्त के शासकों की मनोवृत्ति यही थी। वे ऐसे कवि को पसंद करते थे जो विद्वान हो, वो जो पंडित हो, और जो अपने चमत्कारी साहित्य से शासक वर्ग को सम्मोहित रख सके। इसलिए इस काल में काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखे गए और काव्यांग निरूपण इस काल की प्रधान प्रवृत्ति मानी गई। शुक्ल जी ने एक बात इस काल के लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों के लिए लिखी कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वह आचार्य की कोटि में नहीं आते, वे कवि ही थे। और वास्तव में उनकी ये उक्ति बिल्कुल ठीक है, वो कवि थे। क्योंकि आचार्य वो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आचार्य जो मौलिकता का समावेश अपनी रचनाओं में करते हैं, ऐसी मौलिकता का समावेश ऋतुकालीन कवि नहीं कर पाए। आगे शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि इन ऋतु ग्रंथों के निर्माता भावुक, सहृदय, निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना था, न कि शास्त्रीय पद से काव्य के अंगों का निरूपण करना। यानी शुक्ल जी ने ये कहा कि उन्होंने ठीक है, लक्षण ग्रंथ संस्कृत के काव्यशास्त्र के ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद कर दिया, लेकिन उन्होंने मौलिकता नहीं दिखाई। उन्होंने अपने स्वयं की विश्लेषण विवेचन शक्ति का उपयोग नहीं किया, केवल अनुवाद मात्र किया। हाँ ठीक है, वो कविता करते थे, भावुक कवि थे, लेकिन उनका उद्देश्य काव्य के शास्त्रीय अंगों का निरूपण करना नहीं था, कविता करना ही उनका उद्देश्य था। चूँकि ऋतुग्रंथ अनुदित ऋतु ग्रंथ लिखे गए, इसलिए काव्यांग निरूपण को इस काल की एक प्रधान प्रवृत्ति माना जाता है। फिर है श्रृंगारिकता, अतिशय श्रृंगारिकता। इसकी कल हम चर्चा कर चुके हैं कक्षा में कि शासक जो थे उनकी मनोवृत्ति ऐसी थी, वो आम जन का काव्य सुनना पसंद नहीं करते थे। उनकी मानसिक जो मनोवृत्ति थी, उनके मन में जो काम वासनाएं या विकार की जो भावनाएं थी, उनकी संतुष्टि के लिए कवि रचनाएं करते थे और अपनी रचनाओं में परकीय नायिकाओं का और नायिका के अंग प्रत्यंगों का स्थूल चित्रण करके वो शासकों की मनोवृत्ति को तुष्ट करते थे। तो इस काल के काव्य का जो केंद्रीय विषय था वो श्रृंगार वर्णन था, और श्रृंगार भी स्थूल और ऐन्द्रिक श्रृंगार था, जिसमें नायिका के लिए नायक के मन में रूप लिप्सा की भावना, भोग की इच्छा, शारीरिक सुख की कामना इत्यादि का वर्णन था, जो कि स्थूल श्रृंगार वर्णन माना जाता है। ये प्रेम के उदात्त पक्ष का चित्रण नहीं है। केवल यदि हम ऋतिक मुक्त कवियों को छोड़ दें तो ऋतुकालीन साहित्य स्थूल श्रृंगारिक साहित्य माना जाता है। नगेंद्र जी देखिए अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, ढली उसमें श्रृंगारिकता ही। मतलब यह है कि उन्होंने कोशिश यदि भक्ति की रचना करने की भी की ना, यदि उन्होंने श्री कृष्ण की के लिए श्रद्धा स्वरूप भक्ति के पद लिखे, लेकिन फिर भी उसमें श्रृंगार का समावेश हो ही गया। भिखारीदास जी इस काल के एक आचार्य हैं, जिन्होंने अपनी काव्य निर्णय नामक रचना में कहा, रीजी है सुकवि तो जानो कविताई, नहीं तो राधिका कनाई सुमिरन को बहानो है। मतलब ये है कि हमारी कविता जो है उसके श्रृंगार से यदि बड़े बड़े कवि प्रसन्न हो जाते हैं तो इसे कविता मानिए, वरना आप ये मान लीजिए कि हम तो राधा और कृष्ण को याद कर रहे हैं।
है ना, ये एक बहाना है। उसके बाद में रीतिकाल में एक और बात है कि रीतिकाल में नायिका का परकीय चित्रण बहुत है। देखिए, नायिका दो प्रकार की है, स्वकीय और परकीय, है ना। स्वकीय चित्रण क्या है कि जब जो दाम्पत्य प्रेम है, दंपतियों का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, उसका यदि चित्रण किया जाए तो वह स्वकीय चित्रण माना जाता है। लेकिन परकीय चित्रण में विवाहेतर प्रेम का चित्रण होता है। नायक या नायिका विवाह के पश्चात किसी अन्य से प्रेम करती है। इस प्रकार की नायिकाएं परकीय नायिकाएं कहलाती है और इनका चित्रण ऋतुकाल में अधिक है। अच्छा, ऋतुकाल में एक और बात है, ऋतुकाल में श्रृंगार के जो दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग, तो संयोग का वर्णन, संयोग श्रृंगार का वर्णन अधिक है, वियोग का वर्णन कम है। मान लो किसी ऋतुकालीन कवि ने कर भी दिया है तो वो ऊहात्मक है, हास्यास्पद है। ऊहा का चित्रण अधिक है विरह में। ऊहा क्या है? ऊहा है कल्पनाएं, अत्यधिक कल्पना करना। अब एक और बात यह है कि भाई इनका वर्णन संयोग श्रृंगार के वर्णन में ही क्यों रमा, वियोग में क्यों नहीं रमा? देखिए, अधिकांश ऋतुकालीन कवियों ने शासकों की मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए अतिशय श्रृंगारिक पद लिखे। तो जो ऐसे विलासी शासक हैं, जो मनोरोगी हैं, जो वासना के चित्रण को अधिक महत्व देते हैं, तो उनको वियोग वर्णन कहाँ सुहाता। और दूसरी बात ये कि दूसरों का जो प्रेम का चित्रण है वो संयोग श्रृंगार का ही अधिक हो सकता है, क्योंकि वियोग का वर्णन तभी सुसंगत होता है, तभी मनोहर होता है जब वियोग खुद का भोगा गया हो। रीतिकालीन कवि वियोग के भोक्ता नहीं थे, वे केवल दूसरों के प्रेम के दर्शक मात्र थे, इसलिए उन्होंने संयोग श्रृंगार का वर्णन अधिक किया। इस काल में वियोग वर्णन, उत्कृष्ट कोटि का वियोग वर्णन हुआ है और ऐसा रीतिमुक्त कवियों ने किया है, जिसमें घनानंद प्रमुख है। उनके श्रृंगार वर्णन को सर्वाधिक आकर्षक और उत्कृष्ट कोटि का वियोग वर्णन उनका माना जाता है। उसके बाद में तीसरी प्रवृत्ति है आलंकारिकता। मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ अलंकारों का अनायास प्रयोग नहीं होता था, अलंकारों का जानबूझकर प्रयोग होता था। कारण था चमत्कृत करना, लोगों को अलंकारों के प्रयोग से राजाओं को, दरबार को चमत्कृत कर देना। और ऐसा कारण था प्रतियोगिता की भावना के कारण, क्योंकि कवि अपना स्थान दरबार में बनाना चाहते थे। तो ऋतुकाल में कल्पना की ऊंची उड़ान एवं चमत्कार प्रदर्शन के लिए संभावना मूलक अलंकार उत्प्रेक्षा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। चौथी प्रवृत्ति है राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। देखिए, राजा, मैंने आपको बताया ही था, उस समय के जो शासक हैं वो मूलतः दो चीज़ें पसंद करते थे, एक तो स्वयं की प्रशंसा और दूसरा श्रृंगार के मनोरम चित्र खींचे जाना। तो राजाओं की जो मनोवृत्ति थी उसके अनुरूप इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, श्रृंगारिक साहित्य लिखा और प्रशंसा के, राजाओं के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के ग्रंथ लिखे। बहुत से कवि हैं, जैसे देव ने भवानी विलास और कुशल विलास अपने दो राजाओं भवानी सिंह जी और कुशल सिंह जी की प्रशंसा में लिखे। सुदन ने सुजान चरित लिखा, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें भरतपुर के राजा सूरजमल की वास्तविक वीरता का चित्रण है। भूषण जो हैं, इनकी प्रशंसा राजाओं की झूठी खुशामद नहीं थी, इन्होंने वास्तव में उन राजाओं की प्रशंसा की जो प्रशंसा के लायक थे। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल की वास्तविक प्रशंसा का चित्रण अपनी रचनाओं में किया। लाल कवि की छत्र प्रकाश है। इसके बाद में हम बात करते हैं बहुज्ञता की। देखिए, बहुज्ञता व नीति, इस काल के कवियों की रचनाओं में उनके बहुज्ञ होने का आभास मिलता है और इनकी कुछ रचनाएं नीति की भी मानी जाती है। जैसे बिहारी हैं, बिहारी को बहुज्ञ माना गया है क्योंकि उनकी रचनाओं में हमें
उनकी विद्वता का पता चलता है कि वो न केवल ज्योतिष बल्कि विभिन्न ग्रंथों के काव्यशास्त्र, कामशास्त्र, पाकशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, राजनीति, इन सब के वो ज्ञाता माने गए। बिहारी बहुज्ञ थे। भक्ति व नीति, इस काल में प्रमुख वर्णीय विषय श्रृंगार था, लेकिन भक्ति व नीति की रचनाएं भी इस काल में कमोबेश हुई है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये छठी प्रवृत्ति हो गई, इस काल में भक्ति व नीति की रचनाएं लिखी गई, लेकिन सर्वाधिक जो रचनाएं लिखी गई वो श्रृंगार की लिखी गई और राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई और लक्षण ग्रंथ लिखे गए। नारी के प्रति इस काल के कवियों का और इस काल में समाज का क्या दृष्टिकोण था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ये पंक्ति है, ये इस काल में नारी की स्थिति को स्पष्ट करती है। वो कहते हैं इस काल में नारी किसी समाज या संगठन की इकाई नहीं थी, मतलब नारी को समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था और वह सब प्रकार के संबंधों से मुक्त एक उपकरण मात्र थी, यानी उसको मात्र केवल भोग विलास का साधन माना गया इस काल में। कवि देव ने लिखा है, कौन गने पुरवन नगर कामिनी एकय रीति, देखत ही विवेक हरे चित्त हरे करे प्रीति। मतलब कामिनी यानी स्त्री को एक ही ढंग से पूरे देश में, पूरे जो शहर में देखा जाता था कि नारी जो है वो हमारे विवेक को हरती है और हमारे अंतःकरण में प्रेम को उत्पन्न करती है। कवियों की संकुचित जीवन दृष्टि ये भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि कवि की आंखें दरबार के भीतर ही थी। कवियों ने अपनी दृष्टि कभी भी आम जनजीवन पर नहीं उठाई, क्योंकि वो बाहर जाते ही नहीं थे। उनका मूल उद्देश्य केवल और केवल राजा जी के मन को प्रसन्न करना होता था। और ये जो संकुचित जीवन दृष्टि है कवियों की, ये ऋतुकालीन साहित्य की सद्य समाप्ति का प्रमुख कारण रहा। प्रकृति चित्रण, देखिए इस काल में प्रकृति का प्रधानतः उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण गिने चुने कवियों ने किया है। प्रकृति साहित्य में प्रकृति का चित्रण दो रूप में माना जाता है, आलम्बन रूप में और उद्दीपन रूप में। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण क्या है। देखिए, जब प्रकृति के सौंदर्य का सांगोपांग वर्णन किया जाए, नदी, नाले, निर्झर, हरे भरे वृक्ष, बाग, बगीचे, इनका जब सुंदर चित्रण किया जाए तो ये प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण माना जाता है। और ऐसा चित्रण ऋतुकाल में सेनापति ने किया। सेनापति प्रकृति संश्लिष्ट कवि कहलाते हैं, उनके प्रकृति चित्रण बहुत ही खूबसूरत हैं। थोड़ा बहुत इस काल में पद्माकर ने प्रकृति चित्रण किया, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया, मतलब कहने का अर्थ ये है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया। और इसी प्रकार का आगे जाकर आधुनिक काल में सुमित्रानंदन पंत ने, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि, कोमल कल्पना के कवि माने जाते हैं, उन्होंने आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण किया। लेकिन अधिकांश कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया। आपको ये भी समझना जरूरी है कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण क्या है। देखिए, जब प्रकृति जो है उसका प्रभाव मनुष्य, नर और नारी के जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने लगे और उसका चित्रण किया जाए, जैसे जायसी ने पद्मावत में नागमती का जो विरह वर्णन प्रस्तुत किया है, ये प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है कि प्रकृति अपना प्रभाव किस प्रकार वियोग में नायक और नायिका पर डालती है। तो ये प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण माना जाता है। इस काल में पद्माकर जो हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बसंत ऋतु का आलम्बन रूप में चित्रण किया है। द्वार में, दिशान में, दूनी देश देशन में, देखी दीप दीपन में, दीपंत दिगंत है, विथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, वनन में, बागन में, बग रयो वसंत है। बसंत ऋतु का आलम्बन रूप में चित्रण किया। बसंत ऋतु किस प्रकार आता है और किस प्रकार चारों दिशाओं में, चतुर्दिक द्वार में, दरवाज़ों पर, दुनिया में, देश और देश के विभिन्न प्रांतों में
किस प्रकार गलियों में, ब्रज में, दुल्हन में, वन में, जंगल में, बाग में वसंत का आगमन होता है। तो ये वसंत का जो चित्रण है ये आलम्बन रूप में चित्रण है। उसके बाद में काव्य का स्वरूप देखिए, जब राजाओं को तुष्ट करना हो तो लंबी रचनाएं नहीं लिखी जाती, वो नीरस हो जाती है। और इस काल के कवियों का मूल उद्देश्य यही था, आश्रयदाता राजाओं की मनोवृत्ति को संतुष्ट करना, उन्हें जन जीवन से रूबरू कराना उनका उद्देश्य नहीं था। और राजाओं की मनोवृत्ति जो है लंबी कविताओं से तुष्ट नहीं होती थी। तो इस काल में काव्य का स्वरूप मुक्तक माना गया है, क्योंकि मुक्तक रचनाएं सभा समाज के लिए उपयुक्त थी, ये शुक्ल जी ने कहा है। तो इस काल में काव्य का स्वरूप मुक्तक था। छंद जो है कवित और सवैया छंद का प्रयोग किया गया, ये ऋतुकाल के प्रमुख छंद माने जाते हैं। और भाषा की बात करें तो इस काल में ब्रज भाषा में ही रचनाएं हुई। इस काल की प्रमुख भाषा ब्रज थी। ये एक बड़ी कमी रह गई इस काल की कि ब्रज भाषा का अत्यधिक साहित्य में प्रयोग हुआ, लेकिन इसका व्याकरण जो था उसको स्थिर नहीं किया गया। तो ब्रज भाषा का तोड़ मड़ोड़ कर जैसे चाहे कवियों ने प्रयोग किया, भाषा अपरिपक्व रह गई। इसलिए इस काल के पश्चात ब्रज भाषा को पद छोड़ना पड़ा, साहित्य से बहिष्कृत होना पड़ा। यदि इस काल में ब्रज भाषा के प्रयोग के साथ साथ उसके व्याकरण को स्थिर कर दिया जाता, भाषा को परिमार्जित कर दिया जाता, भाषा परिपक्व हो जाती, तो ब्रज भाषा निश्चित रूप से स्थायी रूप से साहित्य की भाषा बन गई होती। और इस काल में देश के समस्त कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ये नहीं है कि केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इस बाबत भिखारी दास जी लिखते भी हैं, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासी न अनुमानो। वो कहते हैं कि ब्रज भाषा के लिए ब्रज का जो क्षेत्र है उसी का अनुमान मत कीजिए। मैं ऐसे ऐसे कवियों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूँ सो जानी है। मैं ऐसे ऐसे कवियों की वाणी, ऐसे ऐसे कवियों की कविताओं को जानता हूँ जो ब्रज क्षेत्र के नहीं है, जो दक्षिण के हैं, वो भी ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैंने 12 आपको बिंदु बताए हैं, ये इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। तो आप इस आज की कक्षा से संबंधित एक जो असाइनमेंट का प्रश्न है, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उसका आप जो है सविस्तार वर्णन कीजिएगा। ऋतुकालीन प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आज का आपका होम असाइनमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है।